हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद यासीन खान आप सभी का एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल एनसीईआरटी गुरु में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विज्ञान के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताएंगे कि जो कि ज़्यादातर पूछे जाने की संभावनाएं हैं जिनकी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 एग्ज़ाम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में हम तैयार किए हैं। तो दोस्तों, आप पहले देखें नोट। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा रहेगा। का, खा एवं गा में विभाजित है ना। खंड का में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, वैसे तो मॉडल पेपर के रूप में इसको बना दिए हैं। तो हम खंड का के बारे में देखेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो उनके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। अगर हमारी आँखों में कोई दोष नहीं है तो उनको कहा जाएगा स्वस्थ नेत्र। तो स्वस्थ नेत्र, अच्छी आँखों के लिए दूर बिंदु क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, अनंत बिंदु। मतलब हमारी आंखें अनंत तक देख सकती हैं, ये दूर बिंदु होती है। और निकट बिंदु हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। अगर निकट बिंदु कहेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों, हमारा ये आंसर चौथा नंबर का ऑप्शन सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है ओम। तो दोस्तों, हमारा सीधा सा आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर होता है, पहला ऑप्शन है 1 वेबर मीटर स्क्वायर, दूसरा है 1 गॉस, तीसरा है 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और चौथा है 10 की घात -4 गॉस। तो दोस्तों, हमारा एक टेस्ला बराबर किसके होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो इसी तरह से दोस्तों, हम बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस के हल दिए हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन के हल नहीं दिए हैं, वो अपने से सॉल्व करना है दोस्तों। तो खंड खा के बारे में बात करते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। डीसी करंट जिसको कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको खुद लिखना है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की वस्तु से दूरी u कहलाती है। अगर हम वस्तु की दूरी कहें तो हम उसको u से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। लेंस की प्रतिबिंब से दूरी v, और जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है लेंस से, उसकी दूरी हम v से दिखाते हैं। प्रतिबिंब का मतलब उसकी इमेज जहाँ बनती है। तथा लेंस के आवर्धन m, मैग्निफिकेशन जिसको कहते हैं, में संबंध लिखिए। तो m बराबर v अपान u ऐसे होता है। तो दोस्तों, ये हमारे बुक में दिया गया है रिलेशन, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम खाली क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे आपको। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले देखते हैं, IUPAC
AC, I से इंटरनेशनल, U से यूक्लिड, ऑफ P से पेयर, एंड A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। तो ये हमारा फुल फॉर्म था जो कि पूछा जा सकता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले अब आगे की क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है, तो हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल, एथेनल, एसिटल्डिहाइड। तो IUPAC में चले तो पहले तो हम फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर संरचना। तो ये ऐसे होता है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमारा, इसको और दूसरी तरह से बना सकते हैं, तो HCHO। ठीक दोस्तों, तो अब इसका IUPAC नाम रखते हैं। तो IUPAC नाम रखने के लिए सबसे पहले हम IUPAC में काउंट करना सीखें कि एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, दो कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, तीन है तो उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बताते चलते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ शब्द का यूज़ करते हैं, क्या, मेथ। दो कार्बन के लिए एथ का यूज़ करते हैं। तीन कार्बन के लिए प्रोप का यूज़ करते हैं। चार कार्बन के लिए ब्यूट का यूज़ करते हैं। पांच कार्बन के लिए पेंट का यूज़ करते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स का यूज़ करते हैं। 7 कार्बन है तो हेप्ट का यूज़ करते हैं। 8 कार्बन है तो ऑक्ट का यूज़ करते हैं। 9 कार्बन है, देखो दोस्तों, 9 कार्बन है तो नोन का यूज़ करते हैं। 10 कार्बन है तो डेक। तो ये हमारी IUPAC में ये कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उस हिसाब से ये गिनती लिख दी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक है और CHO ग्रुप जुड़ा है एल्डिहाइड। तो लास्ट में हम एल्डिहाइड अगर जुड़ा है दोस्तों, एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह होता है, तो एल्डिहाइड अगर जुड़ा है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसको हम IUPAC में लास्ट में, नाम के लास्ट में अल लगाते हैं। हिंदी में अल, इंग्लिश में AL, हिंदी में अल। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दोस्तों, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या करेंगे, मेथ। और फिर देखते हैं कार्बन किससे जुड़े हैं। एक कार्बन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम एन लगाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो क्या लगाएंगे, आइन लगाते हैं। ठीक, जो कि इंग्लिश में ANEN, ENEIN, YNEIN। तो दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम फिर नाम की ओर चलते हैं। एक कार्बन है तो मेथ, और एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, दूसरा कार्बन है ही नहीं। तो दूसरे कार्बन तो है नहीं तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, एन। मेथ धन एन, सॉरी एन यानी एन। ठीक दोस्तों, एन। और फिर एक क्रियात्मक समूह CHO भी जुड़ा है।
CHO एक कार्बन समूह है, क्रियात्मक समूह, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, धन अल। ध्यान देना दोस्तों, एकदम तगड़ा समझा रहे हैं। मेथ धन एन, मेथेन और धन अल। अब क्या हुआ, मेथेनल। तो हो गया दोस्तों इसका नाम एल्डिहाइड का मेथेनल। तो हमारा IPSC में एल्डिहाइड का नाम क्या हुआ, मेथेनल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, खाने का सोडा जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, तो पहला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH4Cl। तो इसमें खाने वाला सोडा कौन सा है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। हमारा ये आंसर राइट है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम एक तरफ से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 1 नंबर वाले पहले। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, IPSC नामकरण हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है C2H5OH। दोस्तों ध्यान देना, C2H5OH, इसको हम IPSC नेम में इसका नाम कैसे रखेंगे। IPSC नेम इसका हम कैसे रखेंगे। तो दोस्तों इसको देखो, हम अगर बढ़ा के लिख सकते हैं तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए, ठीक। अब उनसे एक कार्बन से OH समूह जुड़ा है, OH समूह जो होता है एल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है। तो अब इससे दोनों कार्बन से 5 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कितने, 4, टेट्रावैलेंट। तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है पहले से, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, दोनों बॉन्ड बनाएगा, तो उससे एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा दोस्तों, हाइड्रोजन, ये जुड़ गया। अब ये एक बॉन्ड खाली बनाया है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, और तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कितने, 3 हाइड्रोजन। तो 3, 4, 5 हाइड्रोजन हो गए, एक एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। देखो तो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, एक OH। तो अब OH के बारे में हम बताएंगे। OH क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप। जब कोई एल्कोहलिक ग्रुप आता है, OH है ये, तो OH का हम IUPAC में क्या करते हैं, इसका नाम कैसे करते हैं, ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल। लास्ट में नाम के अगर OH जुड़ा है तो नाम के लास्ट में ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल, जो इसको कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहल। तो ये इंग्लिश में खाली OL लगाते हैं, हिंदी में ऑल लगाते हैं, ठीक। तो चलिए हम नाम रखते हैं इसका। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या बताए थे दोस्तों, पहले कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ। तो इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें एथ, ठीक। अब चलते हैं बॉन्ड के बारे में। कार्बन के बीच में क्या कितने बॉन्ड, कैसे बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, एन। फिर आगे देखते हैं क्या जुड़ा है, एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल। तो ऑल लगा दिए। तो अब इसको हम मिला के लिखते हैं, एथ धन एन, एथेन, अभी है ऑल, ठीक दोस्तों। अब इसको मिलाए पूरा, तो एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल, इसको बोला जाता है एल्कोहल, शराब, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा एल्कोहल का सूत्र हो गया C2H5OH, एथेनॉल जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस के बारे में जब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है C3
CH2CHO। इसको क्या कहेंगे? चलो इसका नाम हम रख देते हैं अभी जो पढ़े हम। C2H5OH को हम क्या कहेंगे? इथेनॉल। हिंदी में लिखेंगे इसका नाम तो एथेनॉल। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। CH3CH2CHO। दोस्तों ध्यान से देखना, CH3CH2CHO। अब इसका IPSC नेम हम कैसे रखेंगे? तो दोस्तों देखिए, इसको पहले हम एक्सपैंड कर लेते हैं, विस्तार में लिखते हैं। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ये CH3 है। CH3 का मतलब C से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और फिर एक सिंगल बॉन्ड बना के ये जुड़ा है CH2। ये 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, फिर क्या जुड़ा है? CHO। क्रियात्मक समूह आ गया ना। एल्डिहाइड अभी बात किए थे एल्डिहाइड के बारे में। तो चलिए इसका नाम रखते हैं दोस्तों। कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम बताए थे, 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए हम सबसे पहले क्या रखते हैं? प्रोप। तो दोस्तों ये IPSC हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे अगले बैच में एग्ज़ाम होने के बाद। तो हमारे साथ जुड़े रहें, आगे IPSC बहुत अच्छे से समझा देंगे। अभी तो टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ किए? प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। एक का मतलब एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन। और दोस्तों अगला हमारा क्या है? CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो क्रियात्मक समूह जो है CHO को हम क्या लिखते हैं? अल। CHO को हम लास्ट में अल लगाते हैं, अल। तो इसको दोस्तों मिला के लिखते हैं प्रोप धन एन, प्रोपेन धन अल, फिर प्रोपेन धन अल, प्रोपेनल। तो दोस्तों 3 कार्बन के साथ जब CHO जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होता है? प्रोपेनल। ठीक दोस्तों, ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है CH3CH2COOH। ये अलग से क्रियात्मक समूह आ गया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसका नाम रखते हैं। इसका नाम हो गया है दोस्तों प्रोपेनल। प्रोपेनल हिंदी में भी लिख देते हैं प्रोपेनल। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें एकदम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है CH3CH2COOH। अब पहले COOH के बारे में बात करते हैं। COOH हमारा एक अम्ल है। ये ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसको हम ओइक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओइक एसिड। तो IPSC में हम इसको क्या करते हैं? ओइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो अगर ये लास्ट में जुड़ा होता है दोस्तों, तो इसके आगे हम लगाते हैं OIC, ओइक एसिड। ठीक, और हिंदी में लिखते हैं ओइक अम्ल। तो ये अगर किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा होगा ये, तो हम लास्ट में ओइक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है CH3CH2COOH। तो देखिए दोस्तों, तो इसको हम और अच्छे से लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला कार्बन कितना है? कार्बन 1 2 3। 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप।
सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर लास्ट में क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। ठीक दोस्तों, तो अब इसको मिलाओ, संधि विच्छेद समझ लो है, प्रोप धन एन, प्रोपेन धन ओइक अम्ल। तो दोस्तों अब इसको हम लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। तो दोस्तों ये हमारा आईपीएससी का नाम हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। 3 कार्बन है, उसके साथ COOH जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका नाम रखते हैं CH3 CH2 COOH। तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी में इसका नाम रखते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से अगला क्वेश्चन है CH3 COOH। इसके बारे में बात करते हैं, CH3 COOH। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH3 COOH। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। दो कार्बन के लिए हम पहले कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, फिर धन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर COOH है तो ओइक अम्ल। ठीक, तो चलो इसको हम लिखते हैं एथ धन एन, एथेन धन ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे इथेनोइक एसिड। ठीक, सिरके वगैरह में पाई जाती है एसिटिक अम्ल, इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका नाम हम रखते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक, एथेनोइक अम्ल। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3। इसको तो हम आराम से कर सकते हैं, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि इसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। चलो ये बताते हैं हम कि पहचानेंगे कैसे। क्वेश्चन ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH3, ये तो हम लिख दिए। अगर ये ऐसे लिखा होता CH3 CH2 CH3, है ना, तो हम देखेंगे पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन को जोड़ देंगे। फिर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 3 8। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब चार तरफ से उस पर कुछ चीज़ जुड़ सकता है। एक कार्बन पे 4 तरफ से उस पर कुछ चीज़ जुड़ सकता है। तो एक तरफ से तो ये कार्बन जुड़ गया। अब इसके 3 तरफ वाली जगह खाली है तो 3 तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया गया, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। अब ये बीच वाला कार्बन 2 तरफ से कार्बनों से जुड़ा है तो इसके तरफ खाली 2 ही जगह खाली है।
तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा गया। अब ये किनारे वाले कार्बन पे हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं क्योंकि वो एक ही तरफ से घिरा होता है। एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8, 3 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अगर इसी में हाइड्रोजन कम होते तो फिर हमको क्या करना पड़ता, बॉन्ड बढ़ाना पड़ता, ठीक। तो जैसे कि हम देखेंगे CH2 CH2, अब ये कैसे है, तो इसके बारे में हम पता करेंगे। चलो पहले बनाते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दिए। ये इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दिए। तो देखो दोस्तों कि क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है इसमें, तो देखते हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड की कमी है। इस कार्बन को देखते हैं तो 1 2 3, इसमें भी 3 बॉन्ड बनाए हैं। अब तो हाइड्रोजन और है भी नहीं, कहाँ से जोड़ेंगे, तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड बढ़ा देंगे। ये बॉन्ड बढ़ा दिए, तो अब कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन समझाएंगे दोस्तों। अभी एग्ज़ाम टाइम है, अभी तुम अपने क्वेश्चंस के बारे में ध्यान दो जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 2 क्वेश्चन हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो दोस्तों, इसको हम इस तरह जोड़ सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। नाम रखते हैं फटाफट। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या करते हैं, ब्यूट, क्या करते हैं, ब्यूट। फिर धन, सिंगल बॉन्ड है तो N, फिर क्या है, और कुछ नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह भी नहीं है। तो दोस्तों आगे हम कुछ नहीं करेंगे, तो ब्यूट धन N, ब्यूटेन, आंसर हमारा हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक और अच्छा ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है जिसको आप लोग करेंगे, करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो हम आगे की ओर चलते हैं, अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं। पुनरुद्ध भवन का मतलब पुनर्जनन, कि फिर से जनन कर ले, है ना, फिर से जन्म। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं या पुनर्जनन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट का टैग लगा हुआ है। जब कोई जीव किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तथा इसका प्रत्येक भाग अपने खोए हुए भाग को प्राप्त करके नए जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उदाहरण में जैसे प्लेनेरिया स्पायरोगिरा हाइड्रा, प्लेनेरिया स्पायरोगिरा हाइड्रा, ये ऐसे जीव हैं जिनको अगर हम क्या कहते हैं, उनके पार्ट्स बना दें, अलग अलग कर दें, इसको ऐसे अलग अलग कर दें, तो जितने खंड करेंगे कुछ समय बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद वो क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे। कटे हुए भाग से उनका नया जीव बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोई जीव किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, किसी भी कारण से विभाजित हो सकता है, कट जाता है ना, तथा उनका प्रत्येक भाग अपने खोए हुए भाग को प्राप्त करके नए जीव का निर्माण कर देता है, तो उनका जो कटा हुआ भाग है वो फिर से धीरे 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 एक एक अंग का निर्माण करके एक नया शरीर का रूप ले लेता है। उसको हम क्या कहते हैं, पुनरुद्ध
भवन, उसका उदाहरण है प्लेनेरिया स्पायरोगिरा हाइड्रा। तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मिल जाना, कॉम्बाइन। तो कंबाइंड क्लास होती है ना, क्लास चलती है कंबाइंड क्लास। तो ध्यान देना दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कहा जाए सिंगल उत्पाद, एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक चीज़ मिले तो कोई एक चीज़ बन जाए, तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम दोस्तों ध्यान से देखना, कोई भी हम लिए अभिकारक ए तथा बी को लिए और ये ए बी को मिला दिए तो एक नया उत्पाद बन गया ए बी, एक सिंगल उत्पाद बनाता है, इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों छोटी सी अभिक्रिया है, छोटा सा रिएक्शन है, छोटी सी डिफिनेशन है, आप इसको झटके में याद कर सकते हैं। यह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक या एकल, एक का मतलब एकल उत्पाद, सिंगल उत्पाद, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे, प्लस H2O जल। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। दोस्तों ये बहुत ही आसान अभिक्रिया है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं।